4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय दुबे जी। मैं ये कह नहीं सकता कि ये कदम बिल्कुल ठीक है, कानून सम्मत है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया उसके अलावा मुझे लगता है लोकतंत्र में कोई चारा बचा भी नहीं था। जब जब चुनाव होंगे आप ईडी को भेजेंगे, जो विपक्ष का आदमी लड़ रहा है उसके परिवार के, उसके दोस्तों के, उसके जो व्यवसाय में शामिल है, सबके यहाँ छापे पड़वाएंगे। और ईडी का जो रेट है वो 1% भी नहीं है, आधा परसेंट रेट है, जो आधा परसेंट जगह पे जितने के दर्शी में आधा परसेंट पे सजा हो पाई है। लेकिन विपक्ष के पूरे ताने वाने को ध्वस्त करने का प्लान है। ये हर राज्य में किया जा रहा है। बड़ा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना चाहिए कि आपको ईडी की कार्रवाई चुनाव के 6 महीने पहले रोकनी होगी। जब इस तरह ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इलेक्शन इंटरनल इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये धारणा बनानी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को ही बनानी पड़ेगी कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी कम से कम 5 महीने 6 महीने पहले इस तरह की कार्रवाई इस राज्य में रोकें, खास तौर से विपक्ष के नेताओं के यहाँ रोकें, क्योंकि ये बड़ी खराब पद्धतियों, मेरे ख्याल से बड़ी खौफनाक, खतरनाक परंपरा देश में बनती जा रही है, इस तरह संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करने की। यही ममता बनर्जी क्या हुआ, बंगाल में उस व्यक्ति के यहाँ पहुंच गई ईडी, जिसको बताया जाता है कि वो तृणमूल कांग्रेस का सब कैंपेन संभाल रहा था। लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ममता बनर्जी मुझे अच्छी इसलिए भी लगती हैं क्योंकि वो 5 जनवरी को पैदा हुई थी, जिस दिन मैं पैदा हुआ था। और मुझे लगता है कि 5 जनवरी को जो पैदा हुए अभय जी, गुरु गोविंद सिंह 5 जनवरी को पैदा हुए, दीपिका पादुकोण 5 जनवरी को पैदा हुई, कल्याण सिंह 5 जनवरी को पैदा हुए, ममता बनर्जी मैंने बताई थी 5 जनवरी को पैदा हुई। थोड़ा बागी तेवर रखते हैं, मतलब जो लोग पैदा हुए, तो ममता बनर्जी भी उसी तेवरों की है। मैं खुद भी थोड़ा ऐसे हुई बागी तेवर टाइप का। ममता बनर्जी ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वो सीधे पहुंच गई, वहां जो फाइल रखी थी उठाई, बोले ऐसे थोड़ी ना चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगाया कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कर रहे हैं। बहुत खराब शब्द है अमित शाह के लिए बोले, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता, संसदीय शब्द है, नहीं है वो। लेकिन अब चारा बचा क्या था? अब भारतीय जनता पार्टी क्या विपक्ष को मजबूर कर रही है कि इसी तरह वो चुनाव से पहले, जहां विपक्ष की सरकारें बची कितनी है, कि घुसने ना दे ईडी को। और ना ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का ऐसा दुरुपयोग, लोकतंत्र तो बिल्कुल कहीं धज्जियां उड़ गई हैं। और ज्ञानेश कुमार से तो उम्मीद करना बेकार है, इतना नाकारा, इतना नपुंसक चुनाव आयोग मैंने कभी देखा नहीं। क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति ममता बनर्जी ने ठीक किया, गलत किया, और फिर क्या अब आगे ऐसे ही टकराव देखने को मिलेगा? देखिए, अभी ये समय नहीं है ये तय करने का कि ममता बनर्जी ने ठीक किया, गलत किया, भाजपा ने ठीक किया, गलत किया। हम सब लोग जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका क्या होता है, और हम ये भी जानते हैं कि ममता बनर्जी को, भाजपा को उसी की शैली में जवाब देना आता है जो वो दे रही है। यहाँ पे जो मैंने अपने बंगाल के कुछ पत्रकार मित्रों से इस घटनाक्रम की ऊपर चर्चा की, तो उनसे बातचीत करके मेरे दिमाग में जो परिप्रेक्ष्य आया वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे ख्याल से वो आपको भी दिलचस्प लगेगा। देखिए, जो आईपैक संस्था है, जो ममता बनर्जी की रणनीति देख रही है, ये रणनीति उसने पिछले लोकसभा चुनाव में भी इसी ने रणनीति बनाई थी, और उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी इसी ने रणनीति बनाई थी। ये संस्था प्रशांत किशोर ने स्थापित की थी, प्रशांत किशोर की स्थापित की हुई संस्था है। अब वो चूंकि उससे अलग हो गए हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये संस्था अलग से एक नए नीरज जैन नाम के एक नए संचालक के नेतृत्व में काम कर रही है, जो मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर से ही जुड़े हुए होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर व्यक्तिगत रूप से संस्था से अलग है। 2020 में आईपैक के खिलाफ ईडी ने एक केस दर्ज किया था, 5 साल पहले। वो केस था कि 20 करोड़ 10-12 करोड़ का वहां पर कुछ वो हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मतलब 10-12 करोड़ की। अच्छा, 5 साल से सीबीआई ने केस दर्ज किया था, 5 साल से ईडी और सीबीआई उस केस के ऊपर बैठी हुई थी। फिर अचानक उनको चुनाव से ठीक पहले उसके सबूत मिल गए और वो छापा मारने के लिए पहुंच गई वहां पर। ये बात ही, घटना ही इस बात की प्रमाण है कि ये सारे के सारे ईडी की कार्रवाइयां और छापे जो होते हैं उसका बुनियादी चरित्र राजनीतिक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सुविधा के मुताबिक तय किया जाता है कि उन्हें कब छापा मारना है, कब केस शुरू करना है, कब केस को ठंडे बस्ते में डाल देना है, कब केस को भूल जाना और कब केस को याद कर लेना। ये तो बिल्कुल इसी बात से बिल्कुल एकदम साफ हो गई है मतलब बातें। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पर चर्चा करने से भी कोई फायदा नहीं है। अब प्रश्न इस बात का है, ममता बनर्जी अभी सड़क पर खड़ी हो गई, उनके हाथ में एक नीली फाइल थी, दोनों हाथों में माइक पकड़े हुई थी। सोचिए, दोनों हाथों में माइक पकड़ी हुई थी और एक हाथ में तो माइक के साथ साथ अपने नीले रंग का मोबाइल भी पकड़े हुई थी, यानी नीचे की 2 उंगलियों से वो और अंगूठे से पकड़ी हुई थी मोबाइल,
और ऊपर की 2 उँगलियों में फँसा हुआ था माइक उनके, और एक हाथ में माइक, और दोनों माइक पे एक साथ बोल रही थी, जैसे दोनों हाथों में उनके पिस्तौलें हों। आप उस सीन को देखिए, जैसे पिस्तौलें हैं और उन पिस्तौलों से वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फायर कर रही हैं लगातार। मतलब ये स्थिति थी ममता बनर्जी की। तो अब ममता बनर्जी कल एक 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकालेंगी वहाँ। अच्छा, पूरी तरीके से इस मौके को वो अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश करेंगी, और इस काम में उनको महारत हासिल है। उनके पास साधन भी है, उनके पास बुद्धि भी है, उनके पास लड़ने का मादा भी है, जुझारूपन भी है, वो इसको अपने पक्ष में कर लेंगे। भाजपा सोच रही थी कि ममता बनर्जी को उसने विचलित कर दिया है, परेशान कर दिया है। लेकिन इस घटना के बाद से ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा ने जो भी पहले इसके पेशबंदी की थी, वो पेशबंदी पृष्ठभूमि में चली गई है। पहले पेशबंदी क्या की थी भाजपा ने? उसने हुमायूं कबीर के जरिए वहां पे बाबरी मस्जिद की नींव रखवाई थी, और मुसलमान वोट को विभाजित करने के लिए जो 27% से लेकर 30% के बीच कुछ है वहां पर, मतलब उतने वोट तो ममता बनर्जी के पर्स में पड़े ही रहते हैं। बाकी वहां शुरुआती ममता बनर्जी 27% से ज्यादा आगे से करती हैं। तो ऐसी हालत में स्थिति यह है कि वो जो पूरा उन्होंने, भाजपा ने हुमायूं कबीर के जरिए जो प्रपंच रचा था, वो पूरा प्रपंच खामोश हो गया है और पृष्ठभूमि में चला गया। अब उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सब लोग ईडी की रेड की चर्चा कर रहे हैं, और ममता बनर्जी उसमें सड़कें भर देंगी। तृणमूल कांग्रेस के लोग सड़कों पर निकल आएंगे, वो सड़कें भर देंगे। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई है, हो सकता है कि इस रणनीति से भाजपा को ही नुकसान हो। ममता बनर्जी तो दरअसल इस रणनीति के जरिए एक तरह से वो अपनी वापसी भी कर सकती हैं चुनाव में। पहले भी कहीं गई हुई नहीं थी, ऐसा नहीं था कि कमजोर थी, लेकिन अब उनकी और ज्यादा मजबूत वापसी ममता बनर्जी की हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी काफी मजबूती से बल्लेबाजी कर रही हैं, और बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को उन्हें चुनाव में हराना। अभी तक भाजपा को ऐसा कोई भी नुक्ता नहीं मिल पाया है जो ममता बनर्जी को कमजोर साबित कर सके। अब इससे क्या होता है, जैसे अमर्त्य सेन को चुनाव आयोग ने समन कर नोटिस भेज दिया। बाद में हालांकि चुनाव आयोग ने नोटिस वापस ले लिया, कहा उनको आने की जरूरत नहीं है, जब चारों तरफ से आलोचना हुई। तो इन सब कारणों से बंगाल का जो अभिजात वर्ग है, जो बंगाल के लेखक हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, फिल्मकार हैं, संगीतकार हैं, जो बहुत हैं बंगाल में बड़े पैमाने पर, और बंगला समाज में उनका बड़ा आदर भी है, वो सब लोग जो ममता बनर्जी थोड़े अनमने हो रहे थे 15 साल के शासनकाल से। ममता बनर्जी ने बहुत सी विफलताएं भी उनकी हैं शासनकाल में, बहुत कोई ऐसा नहीं कह सकते उन्होंने कोई बहुत चमकदार सरकार चलाई है, उन्होंने बहुत गड़बड़ियां की हैं उनकी सरकार में, भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है। तो उसमें वो लोग सब फिर भाजपा के पक्ष में नहीं आएंगे, फिर से ममता बनर्जी के पक्ष में चले जाएंगे अगर इसी तरह ये लोग करते रहे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये कदम उठा के कोई अपना बहुत फायदा नहीं किया है। अच्छा भाई जी, ये बात तो सही की आपने, बड़ा खिलाड़ी कलाकार बहुत रहते हैं। फुटबॉल का आपने देखा था मेसी की दीवानगी क्या थी। इस समय देश के सबसे बड़े सिंगर है अरिजीत, वो वही मुर्शिदाबाद में रहते हैं, उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, स्कूटी पे घूम रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। एक शो के जो आदमी 5-5, 7-7 करोड़ रुपए लेता है, वो आदमी मुर्शिदाबाद में ऐसे घूमता रहता है। तो अरिजीत वहां पे बम्बई में नहीं रहते, वो मुर्शिदाबाद में रहते हैं। तो बंगाल के अपने अलग ही खुशबू है बंगाल की, जो बंगाल से अलग नहीं होने देती। ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि इनको लोगों को नुकसान होगा, पहुंचेगा। लेकिन मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, क्या अब ये रास्ता भी निकलेगा कि केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति है? क्या केंद्र ये कहेगा कि एक एजेंसी को कोई राज्य इस तरह रोक रहा है? भारत में देखिए ये बातें कही जा रही हैं, आपकी बात सही है, मैं समझ गया आपकी बात, माफ कीजिए बीच में बोल रहा हूँ। भारत में ये केंद्र राज्य के बीच में टकराव कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद 50वां बार हो चुका है। 50वां बार केंद्र ने धारा 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकारें भंग की हैं। यानी कितने बार वो कांग्रेस ने की थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपालों का फायदा उठाकर तमाम जो विपक्षी सरकारें हैं उनको अस्थिर करने का प्रयास किया है। खुद ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जब यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हो गए थे, इनको बाद में उपराष्ट्रपति पद से बड़े अपमानजनक तरीके से हटाया गया, वो राज्यपाल थे जब, तो इतना केंद्र सरकार ने इस्तेमाल किया सरकार के खिलाफ। तो वो केंद्र राज्य का टकराव ये भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत पुरानी घटना है। ये लगातार होती रहती है, नए नए रूप में होती रहती है। याद होगा कि एक बार
एक बंगाल के बड़े पुलिस अफसर थे, उनको केंद्र सरकार ने हटाने की कोशिश की थी, तो ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी उनके समर्थन में वहां पर, क्योंकि ममता बनर्जी उनके चहेते अफसर थे वो। तब भी बात हुई थी कि बंगाल केंद्र के साथ बड़ा टकराव होगा इस बात का। तो ममता बनर्जी इस तरह केंद्र के से टकराव करने की बड़ी अभ्यस्त हैं। ये सब होता ही रहता है और उनको पता है कि जब वो केंद्र से टकराती हैं तो वो जनता में जीतती हैं। राजनीति में बढ़िया जीती है। बंगाल का मिजाज भी कुछ इस तरह का है।